गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में देखा था। रेजिस्टेंस को दो टाइप से कंबाइन किया जाता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, जब कई रेजिस्टेंसेस को इस टाइप से हम लोग ज्वाइन कर दें रेल टाइप से, ट्रेन टाइप से, तब इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मेरे रिजल्टेंट सपोज इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 है, तो रिजल्टेंट R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R। जैसा जैसा लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, जब इन रेजिस्टेंस को देखिए दो पॉइंट के बीच ज्वाइन करा देते हैं अपन इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये दो पॉइंट है, एक है ए और दूसरा है बी। इनके बीच जब इनको ज्वाइन कराते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इनमें इनका रिजल्टेंट होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस होता है। तो इनको याद रखना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट R = R1 + R2 + R3 होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। दोनों कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज from an electric circuit is known as EMF of that circuit. It is denoted by epsilon or E EMF and its value is formula W/2। एक चार्ज को पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में रोटेट कराने, मूव कराने में जो टर्न वर्क होता है बैटरी का, उस टर्न वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, EMF ऑफ बैटरी बोलते हैं। इसका मतलब तो पोटेंशियल ही होता है, तो पोटेंशियल होता है वही लगभग उसका EMF कहलाता है। इसका फार्मूला, इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसको याद रखना, डायमेंशनल फार्मूला वगैरह सब पोटेंशियल के टाइप से ही होगा। ओके, अभी आप लोग देखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कोई भी सेल इस टाइप से होता है, देखिए सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में ये इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। इसमें एक एनोड कहलाता है, एक कैथोड कहलाता है। इसके अंदर चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक एनोड से दूसरे एनोड को क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना, और इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बाहर में पॉजिटिव टू नेगेटिव ये मूव होते हैं, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव होते हैं। तो जब ये मूव होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पाथ पे क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड करते हैं, और उन ऑब्स्टेकल को हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल इस टाइप से होता है, देखिए ऐसा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या है, सिंबल है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल r से इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट इसको करते हैं। ठीक है, तो अब इस पर क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। इन द सेल द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में वैद्युत भट्टियों द्वारा डाला गया अवरोध उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है ये E और ये R। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब ये किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच की दूरी पर, सॉरी इलेक्ट्रोड्स नहीं, इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। दूसरा,
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें जो वेजिटेबल एलिमेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्स्टेकल ज़्यादा होता है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट रहता है द इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स का इफेक्टिव एरिया, मतलब जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। जो इफेक्टिव एरिया है या एरिया इमर्जेड इन द इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं, जिसका जितना ज़्यादा क्षेत्रफल, इस इलेक्ट्रोड का जितना ज़्यादा क्षेत्रफल इस इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा रहेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट्स होने लगते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड डूबेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा रिएक्शन वहाँ पे होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो आयन्स होते हैं यहाँ पे, जो चार्ज जो है आयन्स के फॉर्म होते हैं, तो आयन का जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। दो चीज़ों को बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, दो चीज़ों को बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। याद रखना, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सांद्रता बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसको बढ़ाएंगे हम लोग तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन आर्क, EMF एंड पोटेंशियल एंड करंट ऑल्सो। इन चारों चीज़ों में क्या रिलेशन है इसको अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए लेट आर सेल ऑफ EMF एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज ज्वाइंड विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। यहाँ पर हम लोग क्या लिखिए, लेट ऑफ सेल ऑफ EMF एप्सिलॉन, ये सेल है, इसका EMF एप्सिलॉन है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसको हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, here total resistance is equal to small r plus capital R and EMF of circuit is equal to epsilon, then flowing current I is equal to क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I is equal to टोटल EMF एप्सिलॉन है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R है ना भाई, ये हो दे रखा है। इसको लगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट V is equal to क्या होता है, IR बाई ओम्स लॉ। I is equal to कितना होगा, V अपॉन R, इस वजह से आप डिडक्ट कर लो तो V अपॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कितना होगा, R प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा, VR प्लस V कैपिटल R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो VR इज इक्वल टू एप्सिलॉन R माइनस VR। ओके, इतना आ जाएगा। इसको आगे और सोल्व करेंगे अपन, R इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन R माइनस VR अपॉन आ जाएगा V। दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, R है, क्या बच गया, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V। यहाँ पर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू R एप्सिलॉन अपॉन V माइनस कितना आ जाएगा 1। ये V एप्सिलॉन R और स्मॉल r में क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट देख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण देखेंगे, यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आई आर प्लस आई कैपिटल
का वैल्यू क्या होता है, v होता है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आ गया, आई आर प्लस वी। ये दोनों का रिलेशन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आई वी एप्सिलॉन और आर का रिलेशन बन जाएगा। इस तरह से इन चारों के रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला बोलेगा तो आप यहाँ तक फॉलो करोगे और रिलेशन बोलेगा तो यहाँ तक फॉलो करना, ठीक है। एकदम ईजी सा है, याद रखिएगा। देखिए क्या लेंगे हम लोग, एक सेल लेते हैं, इसका ईएमएफ विद्युत आगमन एप्सिलॉन है, इंटरनल उसको बाउंड्री रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसको कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर प्लस आर, ईएमएफ कितना होगा, एप्सिलॉन होगा, तो उसमें फ्लोइंग करंट आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ एप्सिलॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब ओम्स लॉ का तो v इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू v अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ पर आई की प्लेस को पुट अप कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और ट्रांसफर करके स्मॉल आर का वैल्यू निकाल दिए। इसी इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो जाता है आई आर का वैल्यू v हो जाता है, तो v पुट अप कर दो। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और करंट में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों को आपस में कंबाइन करना, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम लोग देखने वाले हैं, मतलब सेलों को आपस में कंबाइन करना, कैसे कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो इसके लिए सपोज कैपिटल ई ईएमएफ और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले बहुत सारे सेल, एन नंबर ऑफ सेल्स को हम यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ में ज्वाइन करते हैं। सॉरी थोड़ा सा वीडियो रुक गया था यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम लोग ईएमएफ वाले स्मॉल एन नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किए हैं, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने स्मॉल आर है, और इनको हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और की के साथ में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इसका टोटल ईएमएफ, इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना आता है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना टाइम आएगा, एन टाइम, उससे बेटर इसको एन ही लिख देते हैं। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर 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 प्लस करते जाएंगे, कितना बार एन बार, तो इसको एन आर लिख देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस बन गया। अब फ्लोइंग करंट आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, एंड टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर, ओके। यही क्या है इस सर्किट में फ्लोइंग करंट का फार्मूला है। कंडीशन देख लो, जब एन आर इज लेस देन बाई आर हो, तो ऐसी कंडीशन में एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे, एन ई अपॉन आर। इस कंडीशन में करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। कंडीशन सेकेंड, जब एन आर कैपिटल आर इज लेस देन बाई एन आर हो, कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर दोगे, एन एन कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन आर हो जाएगा, मतलब ये एक सेल के इक्वल हो गया, पूरा कॉम्बिनेशन एक सेल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसको क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के कंपेरिजन में इसका जो वैल्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस का, इसको नगण्य होना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये कैपिटल ई एम एफ का एक सेल है। ये देखिए, इस तरह से इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये इन सब का ईएमएफ स्मॉल ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसका नंबर ऑफ सेल स्मॉल एम है। इनको पैरेलली ज्वाइन करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू में इसको क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए यहाँ पे की। ओके, लेट द EMF of small m cells are joined in parallel to each other, which internal resistance is small r. This combination is joined with external resistance capital R with key. माना E विद्युत वाहक बल वाले स्मॉल m सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए सेल बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और कुंजी K के साथ में जोड़कर रखे गए हैं। टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ये आ जाता है सिर्फ ई। जब पैरेलल ऑर्डर में इनको जोड़ते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो ई के इक्वल होता है। एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये आएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r डैश आएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू m/r ले लेते हैं। टोटल इसका रिजल्टेंट कितना होता है m/r। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो r प्लस, देखिए इसको उल्टा करेंगे तो r अपॉन कितना आ जाएगा m। ये m/r है, इसको उल्टा करके इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो r अपॉन m आ जाता है। तो r प्लस r अपॉन m में टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फ्लोइंग करंट निकालेंगे तो r प्लस कितना आएगा, r अपॉन m। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए m/e अपॉन m/r प्लस r। ये इस सर्किट में फ्लोइंग करंट का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। थोड़ा सा अपोजिट है उससे। अब दोनों कंडीशन इसमें भी अप्लाई करना। व्हेन r इज लेस देन बाई r हो तो r को नेगलेक्ट कर देना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपका आ जाएगा e अपॉन r। इस कंडीशन में एक सेल पे इक्वल हो जाएगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सेल पे क्या हो जाएगा, इक्वल। और व्हेन m/r इज लेस देन बाई r हो, ऐसे कंडीशन में क्या आएगा, देखिए m/e अपॉन m/r को नेगलेक्ट कर देना, r आ जाएगा। इस कंडीशन में करंट हो गए वो मैक्सिमम होगा। मतलब जब सेल्स को जब आप पैरेलल ऑर्डर में ज्वाइन करते हो तो उनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो करंट आपको मैक्सिमम नहीं मिलता। तो इस कॉम्बिनेशन को भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन को याद रखना। यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो देखिए ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे r प्लस 1/r प्लस 1/r कितना टाइम m टाइम्स करेंगे तो 1/r डैश इज इक्वल टू m/r कर लेते हैं। इसको उल्टा करेंगे r डैश, r अपॉन कितना आ जाएगा m। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे यहाँ पे। फिर इसको उल्टा करते हैं, ये ऐसा उल्टा कर दोगे तो r अपॉन m आ जाएगा। समझ में आ गया, याद रखिएगा इसको। कुल विद्युत वाहक बल E, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डैश हो जाएगा। लास्ट में कितना आएगा, m/r। टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये आता है r प्लस स्मॉल r प्लस m अपॉन m, सॉरी ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट इज इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ E, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R अपॉन m। इस m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो m अपॉन m r प्लस r आ जाएगा। आगे देखो r इज लेस देन बाई क्या है, कैपिटल R है, तो स्मॉल r को नेगलेक्ट कर देना। यहाँ पर m अपॉन m r बचते हैं, कैंसिल e अपॉन r बच जाएगा। सेकंड देखो m r इज लेस देन बाई r करेंगे तो यहाँ पर m r नेगलेक्ट हो जाएगा, स्मॉल r बच जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखेंगे, ये और इंटरेस्टिंग है, बस देखते जाना इसको। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन,
combination of cell. First we will combine a small n number of cell in series and make some series like that. ऐसा इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल n सेलों की एक सीरीज बनाते हैं, कई सीरीज बनाते हैं, स्मॉल n नंबर में ऐसे सीरीज बना लेंगे और उन सीरीज को फिर आपस में पैरेलली ज्वाइन कर देंगे विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। देखिए यहाँ पर स्मॉल n नंबर ऑफ सेलों की कई सीरीज है, ये दूसरा सीरीज, ये तीसरा सीरीज और ऐसे m सीरीज हम बना रहे हैं और ऐसे m सीरीज बनाएंगे और m सीरीज को किस में जोड़ देंगे, पैरेलल ज्वाइन कर देंगे। लेट स्मॉल EMF of small n cells are joined in series and this type of series is number of small n, ऐसे सीरीज स्मॉल n नंबर में है which is joined with external resistance capital R. This cell internal resistance of each cell is small r, इनमें सभी सेलों में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। यहाँ पर क्या करें, देखिए माना E विद्युत वाहक बल वाले n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके m श्रेणियाँ बनाते हैं। m क्या बनाते हैं, श्रेणियाँ बनाते हैं जिनको समांतर क्रम में एक बार प्रदान और कुंजी के साथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देन हियर टोटल EMF इज इक्वल टू कितना है, एक सीरीज का EMF कितना है, n ही है, तो पूरे सीरीज का EMF कितना होगा, NE ही होगा, क्योंकि पैरेलल ऑर्डर में सेलों को जोड़ोगे तो उनका EMF ज्वाइन नहीं होता, सिर्फ सीरीज में ही ज्वाइन होता है। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, देखिए एक सीरीज का रेजिस्टेंस है n, तो ऐसे m सेल्स हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 1/r डैश इज इक्वल टू 1/n r प्लस 1/n r डेल्टा डैश प्लस करके प्लस m टाइम्स है, m टाइम्स है, कितने टाइम्स रहेगा, m टाइम्स। तो इसको कैसे लिखोगे, 1/r डैश इज इक्वल टू m/n r लिख सकते हैं, तो r डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, n r/m, उल्टा करना है, ये टोटल इंटरनल क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो टोटल रेजिस्टेंस इज external resistance plus internal resistance nr/m, that is mr plus nr upon m. It is total resistance of this combination. Now I is equal to क्या होता है, total EMF है NE अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, mr plus nr upon m, तो ये m ऊपर चला जाएगा, I is equal to आ जाएगा m इंटू n इंटू e अपॉन mr प्लस nr। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्लोइंग करंट ऑफ दिस सर्किट। ओके, कंडीशंस, दोनों कंडीशंस आप लोग इसमें देखिए, इसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट दे रखा है, तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन क्या होता है, और मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम करंट nr इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, mr। दोनों को वैल्यू जब इक्वल होता है तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इन दिस कंडीशन I इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो m n e अपॉन
एन आर, सॉरी यहाँ पर एम आर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम आर प्लस एम आर, दोनों के प्लेस पे एम आर पुट अप कर देगा। तो आई इज इक्वल टू आएगा एम एन ई अपॉन एम आर, एम एम कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जाएगा एन ई अपॉन आर, इतना। या दूसरा कंडीशन, आई इज इक्वल टू क्या है, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस आ जाएगा एन आर, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एम एन ई अपॉन टू को लिखना भूल रहा हूँ मैं, आ जाएगा टू एन आर, ये एन कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा एम ई अपॉन टू आर। इन दोनों कंडीशन में करंट लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम करंट एन आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम आर होना चाहिए। दिस इज अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस तरह से सेल्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखना। एक था क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा था क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये थर्ड था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो तीनों कॉम्बिनेशन आप लोगों से बनने चाहिए और उनमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, देख लेते हैं, देखिए क्या है, किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट क्या है, किरचॉफ। पहले इसको एक बार और समझ लो, देखो अभी तो समझ में आ गया है। यहाँ पर टोटल इस सर्किट का हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, ये आता है एन ई, किसके इक्वल आएगा, एन ई के, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक सीरीज का रेजिस्टेंस एन ई है, तो ऐसे कहो कितने सारे सीरीज है, एम सीरीज है, तो 1/n प्लस 1/n प्लस डेश 1/n आएगा, इनको सबको जोड़ो तो एम अपॉन एन आएगा। उल्टा कर देना, आर डेश इक्वल हो जाता है एन आर अपॉन एम। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लेना, एम ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आई को वैल्यू निकल जाता है। अब मैक्सिमम करंट के लिए एन आर और एम आर को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार एन आर के प्लेस पे एम आर पुट कर देंगे और एक बार एम आर के प्लेस पे स्मॉल एन आर पुट कर देंगे, तो दोनों कंडीशन में मैक्सिमम करंट आपको फाइंड होगा, ठीक है। याद रखिए इसको। आगे देखिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का लॉ हम लोग देखने वाले हैं। किरचॉफ्स लॉ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट लॉ इसका क्या बोलता है, दिस इज ऑल्सो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन रूल। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग देखिए, the sum of all current in any junction of electric circuit is 0। जैसे ये एक जंक्शन है, इस पर मिलने वाले समस्त जितने भी करंट्स हैं, जितने भी धाराएं हैं, उनका योग कितना होता है, उनका सम कितना होता है, 0 होता है। बट इसमें जो जंक्शन की ओर आने वाली करंट है उनको लोग पॉजिटिव लेंगे, जाने वाले करंट्स को नेगेटिव लेंगे। तो क्या है, देखो I1 माइनस रहेगा, प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 और प्लस I4 इज इक्वल टू जाता है 0। तो I4 इज इक्वल कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इसका पहला लॉ कहलाता है। द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। किसी भी जंक्शन पर, सर्किट के किसी जंक्शन पर मिलने वाले जितने भी करंट होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। ये इनका पहला लॉ है, इसको आप लोग याद करना अच्छे से। सेकेंड लॉ जो है उसको हम लोग मेश लॉ या मेश लूप लॉ के नाम से लोग जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द सम ऑफ
all EMF in any closed loop, the sum of all EMF in any closed loop is equal to the product of flowing current and resistance and corresponding resistance of that loop. The sum of all EMF at any closed loop is equal to the product of flowing current and corresponding resistance of the loop. देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? क्लोज लूप है, क्लोज मैश है। इसका ये F1, इसका ये F2, ये R1 और ये क्या है R2, ये क्या है R3 है। ठीक है, तो इसके इन पार्ट ए बी सी डी में देखो, ए बी सी डी यहाँ से देखिए करंट इमिट हो रहा है। कौन सा करंट इमिट हो रहा है? I1 करंट। इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। तो I1 इंटू R1, ये इधर से आगे आएगा, इस पर इधर फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ से I2 करंट निकल रहा है, ये पॉजिटिव, जिससे I2 करंट निकलेगा माइनस I2 और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है? R2। इनका अलजेब्रिक जो सम है वो EMF कौन सा है? E1 और ये माइनस E2 है, तो जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसके क्या होता है? इक्वल होता है। The sum of all EMF in any closed loop is equal to the product of electric current, product of sum of electric current and corresponding resistance of that circuit। देखिए, ये पहले ए बी सी डी को आप लोग ले रहे हैं, इसमें दो EMF है, एक तो E1 और दूसरा E2। EMF का डायरेक्शन ये रहा और इसके अपोजिट E2 का डायरेक्शन है, दूसरा EMF का डायरेक्शन है, इसे E2 को हम लोग नेगेटिव ले लिए। E1 प्लस क्या आ जाएगा? E2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2। अब देखिए, इस सेक्शन में फ्लोइंग करंट I1 है, उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1 है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो I1 R1। और यहाँ पर फ्लोइंग करंट I2 है, उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R2 है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है, I1 के अपोजिट, इसलिए माइनस में दिए। कितना आ गया? I1 R1 माइनस I2 R2। ये एग्जाम्पल का सेकेंड लॉ कहलाएगा। इनमें CDEF इन लूप CDEF में देखो I2 और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है R2 प्लस नीचे यहाँ पर से I2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर I1 प्लस I2 है। यहाँ पर कितना आएगा? I1 प्लस I2, इनका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है? R3 है। और इस लूप में EMF क्या है? E2 है। तो ये सेकेंड लूप में क्या बन जाएगा? इसका EMF और एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों लॉ को आप लोग याद रखना। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है टोटल EMF अपॉन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। ये इसका सेकेंड फॉर्म है, इनको याद रखिएगा आप लोग। कल मैं व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों को एक साथ बनाने वाला हूँ, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है आप लोग का।